जय भोलेनाथ फ्रेंड्स। आज हम काव्य शास्त्र का सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं। हमने कल कर लिया एक टॉपिक कंप्लीट। आज हम करेंगे काव्य हेतु। तो देखिए फ्रेंड, काव्य हेतु का जो अर्थ है वह है कि वह साधन जिसमें काव्य का सृजन होता है। कवि कर्म कर सकने की योजना की योग्यता या सामर्थ्य को काव्य हेतु कहा जाता है। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। काव्य हेतु पर सर्वप्रथम आचार्य भामह ने विचार किया है। इन्होंने प्रतिभा को एकमात्र काव्य हेतु माना है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड, काव्य हेतु की संख्या अलग अलग आचार्यों ने क्या क्या दी है वो अपन देखते हैं। देखिए सबसे नीचे पहले तो आप टॉपिक ये हेडिंग डालिए आचार्य और इनके आगे लिख लिए काव्य हेतु। सबसे पहले भामह है, इन्होंने प्रतिभा को एकमात्र काव्य हेतु माना है। तो इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। भाप से भामा, प से प्रतिभा। फिर होता है दंडी। दंडी का है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। और फिर है रुद्रट। रुद्रट का है शक्ति जो कि प्रतिभा होती है, निपुणता जो कि व्युत्पत्ति होती है और अभ्यास। फिर है मंगल, इन्होंने अभ्यास को सर्वप्रधान काव्य हेतु माना है। ये बहुत ही मोस्ट है कि मंगल के अनुसार किसको काव्य हेतु माना है, तो इन्होंने अभ्यास को माना है। इसके बाद आते हैं हमारे मम्मट, इन्होंने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को माना है। फिर आनंदवर्धन, इन्होंने अभ्यास और व्युत्पत्ति दोनों को माना है। और पंडित जगन्नाथ है जिन्होंने की प्रतिभा को माना है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रतिभा ही सर्वप्रधान काव्य हेतु है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रधान काव्य हेतु कौन सा माना गया है, तो प्रतिभा है। वर्तमान में सर्वमान्य तौर पर काव्य हेतु की संख्या 3 ही मानी गई है, जिनकी में क्या है कि दंडी की प्रधान मानी गई है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अब हम पढ़ते हैं कि प्रतिभा क्या होती है। तो प्रतिभा क्या होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य हेतु है जो कि प्रतिभा ही माना गया है। आचार्य मम्मट ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। और काव्य रचना कर सकने की नैसर्गिक जन्मजात या ईश्वर प्रदत्त योग्यता प्रतिभा कहलाती है। आचार्य अभिनव गुप्त अपूर्व वस्तु के निर्माण की क्षमता को प्रतिभा कहा है। फिर आचार्य वामन ने प्रतिभा को शक्ति की संज्ञा दी है। इनके शब्दों में शक्ति कवित्व का बीज रूपक कोई संस्कार विशेष है जिसके बिना काव्य प्रस्तुत नहीं होता है, और होता है तो उपहासनीय होता है। आगे आते हैं भट्टोत, इन्होंने नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा यानी कि बुद्धि ही काव्य प्रतिभा है। नव में शालिनी बुद्धि प्रतिभाता काव्य कौतुक ने कहा है। आचार्य दंडी ने प्रतिभा के महत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है कि व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्रतिभा के अभाव को पूर्ण किया जा सकता है। फिर प्रतिभा के राजशेखर ने 2 भेद माने हैं। ये भी हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि कार्यत्री का संबंध किससे है, भावित्री का संबंध किससे है। तो प्रतिभा के जो राजशेखर ने 2 भेद माने हैं उनमें पहला है कार्यत्री। इसका संबंध कवि से होता है सीधा सा। इसे कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा भी कहा जाता है। काव्य रचना करने की योग्यता कार्यत्री प्रतिभा कहलाती है। फिर दूसरा आता है भावित्री। भावक का उपकार करने वाली प्रतिभा भावित्री कहलाती है। कविता का अधिकारी पाठक या सहृदय सामाजिक भावक कहलाता है। भावित्री का संबंध पाठक या श्रोता से होता है और कार्यत्री का संबंध कवि से होता है। अब है भावित्री में वह प्रतिभा जो पाठक और श्रोता को कविता के भावों को ग्रहण करने में सहायता करती है, भावित्री प्रतिभा कहलाती है। फिर रुद्रट ने भी प्रतिभा के 2 भेद माने हैं, सहजा, उत्पाद्या। ये भी याद रख रहे हैं, ये बहुत ही मोस्ट है। सहजा में क्या होता है, स्वाभाविक रूप से उत्पन्न जन्मजात प्रतिभा सहजा कहलाती है। और उत्पाद्य में होता है उत्पन्न हुई होती है, जो सहसा उत्पन्न होती है, जैसे कि शास्त्रों के अध्ययन, विद्वानों के सत्संग व लोक दर्शन से उत्पन्न प्रतिभा उत्पाद्य प्रतिभा कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा व्युत्पत्ति। ये जैसे कि अपने प्रतिभा कर लिया काव्य हेतु में, अब नेक्स्ट है हमारा व्युत्पत्ति, जिसको कि निपुणता या ज्ञान भी कहा जाता है। व्युत्पत्ति से तात्पर्य है कि प्रगाढ़ पांडित्य, बहुज्ञता अथवा ज्ञान। भामह के अनुसार व्युत्पत्ति का अर्थ छंद, व्याकरण, कला तथा पदार्थों से प्राप्त विवेक होता है। राजशेखर उचित अनुचित के विवेक को व्युत्पत्ति को प्रतिभा का संस्कार भी माना जाता है। आचार्य मम्मट ने लोक दर्शन व काव्य शास्त्र के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को निपुणता कहा है। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है जो कि मोस्ट है अभ्यास। अभ्यास का अर्थ क्या होता है कि निरंतर किए जाने वाला प्रयत्न। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य कला में निपुण आचार्यों के समीप रहकर
काव्य रचना करने का अभ्यास तीसरा काव्य हेतु माना गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सानिध्य में रहकर मैथिली शरण गुप्त ने काव्य रचना का अभ्यास किया है और राष्ट्र कवि के पद पर पहुंचे हैं। अब काव्य हेतु संबंधी जो महत्वपूर्ण कथन होते हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम एक बार। जैसे कि भामे ने कहा है कि शास्त्रों का अध्ययन तो गुरु की कृपा से जड़ बुद्धि भी कर सकता है, किंतु कविता का स्फुरण केवल प्रतिभाशाली कवि में ही होता है। फिर आनंदवर्धन ने बोला है कि प्रतिभाहीन व्यक्ति कविता के क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता है। आचार्य दंडी के अनुसार साधारण कविताएं प्रतिभा के अभाव में भी अध्ययन व अभ्यास द्वारा लिखी जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति में शक्ति मतलब कि प्रतिभा क्षीण भी हो ना, तो वह अभ्यास करने पर विदग्ध लोगों की गोष्ठी में विहार करने योग्य हो जाता है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, ये हमारा आज का जो टॉपिक है काव्य हेतु, ये हमारा आज कंप्लीट हो जाता है काव्य शास्त्र का। इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे काव्य प्रयोजन। तो आप मेरे वीडियो को देखिए और इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको काव्य शास्त्र बिल्कुल कंप्लीट करवाऊंगी और हम साथ साथ में जीके को भी कवर करेंगे, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा फीडबैक दीजिए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। और ये जो भी नोट्स है ये बिल्कुल ऑथेंटिक नोट्स हैं मेरे। थैंक यू फ्रेंड्स।